ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए समझा था। इंसेक्ट के पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी प्लांट की नई वेराइटीज डेवलप की जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो अच्छी जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है उसके साथ में नॉर्मल प्लांट का क्रॉस करवाकर नई वेराइटी डेवलप की जाती है जिसको जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है। ओके बच्चों, चलिए। अच्छा, कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए थे। अब हम लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग फॉर improved food quality। बच्चों जनरली हमें जो फूड अवेलेबल होता है वो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट से होता है। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट से भी हमें फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से ही प्राप्त होती हैं। अगर हम फूड की बात करें तो प्लांट से जो फूड प्राप्त होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसके अंदर इन जो न्यूट्रिएंट्स की जो परसेंटेज है अगर वो ज्यादा है तो नेचुरली हमें उसका बेनिफिट मिलेगा और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। ओके बच्चों, कई प्लांट वैरायटी ऐसी भी होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो कम होता है और उनकी परसेंटेज क्वांटिटी कम होती है। इसी वजह से हमें उनसे बहुत ही कम परसेंटेज में कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके बच्चों, अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं, अगर हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स का अमाउंट कम है, परसेंटेज कम है, तो लंबे समय तक ऐसा फूड लेने पर हमारे बॉडी में डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है बीमार होने की, हम बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आपने देखा होगा कि जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो फूड तो खाते हैं, पेट तो भरते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशनल फूड कम खाते हैं। इसी वजह से उनमें हिडन हंगर पाई जाती है। लंबे समय तक ऐसा फूड लेने पर बॉडी में प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी आ जाती है और उससे रिलेटेड जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो प्लांट ब्रीडिंग इसलिए भी करवाई जाती है, डिफरेंट प्लांट वेराइटीज के बीच में क्रॉस इसलिए भी करवाया जाता है जिससे उनके अंदर बायो फोर्टिफिकेशन हो सके। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, इसी के अंदर बायो फोर्टिफिकेशन। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, प्लांट ब्रीडिंग इसलिए भी करवाई जाती है जिससे जो नई वैरायटी प्राप्त हो, जो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में, प्लांट्स के बीच में क्रॉस इसलिए भी कराया जाता है जिससे जो नए प्लांट्स मिले उनमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट, प्रोटीन का अमाउंट, विटामिन का, मिनरल्स का, ये इनका परसेंटेज बढ़ जाए और वो ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स to increase the nutrient amount in the new variety is called biofortification। मतलब प्लांट की वैरायटी में न्यूट्रिएंट के परसेंटेज को इंक्रीज करना प्लांट ब्रीडिंग करवाकर, दिस इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो बच्चों जनरली जो बायो फोर्टिफिकेशन करवाया जाता है इसके लिए जो प्लांट वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, विटामिन एंड मिनरल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है प्लांट की वेराइटीज के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, जैसे कि मेज हाइब्रिड। हाइब्रिड कहते हैं ऐसे प्लांट को जो कि दो डिफरेंट प्लांट वैरायटी के बीच में क्रॉस से डेवलप हुआ है। जो मेज हाइब्रिड्स हैं उनके अंदर ट्वाइस है, डबल है
twice the amount of twice the amount of lysine and ट्रिप्टोफान। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान ये दो एमिनो एसिड्स के टाइप हैं। ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड, ओके बच्चों, ध्यान से देखिए आप। जो मेज हाइब्रिड है उन जो कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं, तो इनके अंदर जो मेज हाइब्रिड्स हैं इनमें ट्वाइस अमाउंट है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड्स की, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड्स की। ओके बच्चों, फिर लेते हैं वीट की कुछ वैरायटी डेवलप की गई है जैसे कि बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा। तो वीट की एक वैरायटी है एटलस 66, एटलस 66, जिसके अंदर हाई प्रोटीन अमाउंट है, हाई प्रोटीन अमाउंट है। ओके, इसके अलावा आयरन फोर्टिफाइड ये वैरायटीज तो याद रखें आप, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आती हैं। राइस वैरायटी containing over 5 times, containing over 5 times। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है कि प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज के बीच में क्रॉस करवाना, जिससे उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स हैं उनका परसेंटेज अमाउंट इंक्रीज हो जाए। दिस इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। मेज हाइब्रिड्स डेवलप किए गए हैं जिनके अंदर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड्स ट्वाइस है अमाउंट में। इसी तरीके से वीट की एक ब्रीड है एटलस 66, ये वीट की ब्रीड है जिसके अंदर हाई प्रोटीन वैल्यू है, हाई प्रोटीन अमाउंट है। इसी तरीके से आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम्स, राइस की ऐसी वैरायटी डेवलप की गई है जिसके अंदर जो आयरन है, लोहा जो है, आयरन जो है वो 5 टाइम्स है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं विटामिन ए एनरिच। अब मैं हाँ ध्यान से देखिए बच्चों, एक तो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है। इन्होंने कई सारी वैरायटीज डेवलप की है इस इंस्टीट्यूट ने। एक तो अच्छा, इसको इन शॉर्ट IARI कह सकते हैं, IARI, ध्यान रखना। और एक तो है विटामिन ए एनरिच्ड, विटामिन ए एनरिच्ड, विटामिन ए एनरिच्ड वैरायटीज डेवलप की गई है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। कैरेट की वैरायटी, कैरेट, सेकंड स्पाइनेक, नेक्स्ट पंपकिन, नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, विटामिन ए एनरिच्ड। और फिर है विटामिन सी, विटामिन
सी enriched, vitamin C enriched bitter gourd, कोमा बथुआ, कोमा मस्टर्ड, कोमा टोमेटो। नेक्स्ट लेते हैं आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पाइनेक एंड बथुआ। इसी के साथ साथ बच्चों प्रोटीन एनरिच्ड बीन, ब्रॉड, कोमा लबलब, कोमा फ्रेंच, गार्डन पीस, ध्यान से देखिए बच्चों इसमें। हाँ, फिर अपन सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली IARI ने कई सारी वेराइटीज डेवलप की है, जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड वेराइटी, कैरोट की, स्पाइनेक की, पंपकिन की। इसी तरीके से विटामिन सी एनरिच, जिसमें विटामिन सी का परसेंटेज ज्यादा हो, बाइटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। इसी तरीके से आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड वेराइटीज डेवलप की गई, स्पाइनेक की, बथुआ की। एंड प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स वेराइटीज डेवलप की गई, ब्रॉड, लबलब एंड गार्डन पीस की। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट था बायो फोर्टिफिकेशन का। किसका कॉन्सेप्ट है ये? बायो फोर्टिफिकेशन का। आप एक बार रीड कर लें, और मैं आपको एक अटेंडेंस लिंक सेंड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है? एक अटेंडेंस लिंक दे रहा हूं, उस पर आप क्लिक करके अटेंडेंस दे दें। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल इन शॉर्ट इसे SCP कहते हैं, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। हाँ,
बच्चों जनरली हमें जो प्रोटीन मिलती है वो जनरली एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलती है, मिल्क से मिलती है, मीट से भी मिलती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो एनिमल से हमें जो प्रोटीन मिलती है, तो एक 250 किलोग्राम का जो एनिमल है वो 250 ग्राम प्रोटीन ही प्रोड्यूस करता है, और इसके लिए वो लार्ज अमाउंट में फूड जो है इंजेस्ट करता है। ओके, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया है, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है और जो कि एज ए फूड यूज की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पाइरुलिना के बारे में सुना होगा, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में यूज की जाती है। इसके अलावा अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि वेस्ट सब्सटेंसेस पर, वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करके वो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो 250 ग्राम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके द्वारा 25 टन तक प्रोटीन का प्रोडक्शन हो सकता है, वो भी खाली वेस्ट सब्सटेंसेस के ऊपर ग्रो करके, सर्वाइव करके। तो ये एक नया ऑप्शन है बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है प्रोटीन का प्रोडक्शन कराया जाता है। बच्चों आप हिमाचल कभी जाएंगे तो वहां पर जहां भी आप होटल्स में या जाएंगे, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो वहां पर मशरूम की जो सब्जी है वो जरूर यूज होती है, खाने का पार्ट है वो। तो मशरूम भी एक फंगाई है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एज ए फूड यूज किया जाता है। तो इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट भी काफी सक्सेसफुल है, बेस्ट है आने वाले टाइम के लिए और बढ़ती हुई फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए बच्चों अपन पहले लेंगे एक्सप्लांट। एक्सप्लांट कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। एक्सप्लांट, कैलस, ठीक है, और फिर बात करेंगे टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, और सोमा क्लोन, सोमा क्लोन्स, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, और एक टर्म है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और क्या क्या है इसमें, हाँ, एक है वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। बच्चों मैंने भी टिश्यू कल्चर का पार्ट समझा भी है और किया भी है अपने कॉलेज टाइम के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट के अंदर। बच्चों टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर क्या है कि कोई जो प्लांट है उसके किसी पार्ट को, किसी सेल को या लीफ की कटिंग को या किसी बर्ड की कटिंग को लेना और उसको आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर, ग्रोथ न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाना, इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। टिश्यू कल्चर के द्वारा किसी प्लांट की नई जो प्रोजेनीज हैं उनको विदाउट द हेल्प ऑफ सीड प्रोड्यूस किया जा सकता है। बिना सीड के नए प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा। मान लो कोई प्लांट है जिसकी पैदावार अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंस है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है, तो अपन उसके बर्ड का कोई सेल का पार्ट, टिश्यू का कोई लीफ का कोई कटिंग लेके
उसको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं, और उससे जो छोटा प्लांटलेट मिलता है, उस प्लांटलेट को जब हम सीधा खेत के अंदर सॉइल के अंदर बोते हैं तो उससे नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर के अंदर कई सारी टर्म्स हैं। फर्स्ट लेते हैं एक्सप्लांट। बच्चों एक्सप्लांट क्या है? वो सेल, वो टिश्यू या वो बड या कोई पार्ट प्लांट का जो कि टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाता है, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। जब मान लो आपने लीफ की कोई छोटी सी कटिंग ली है तो वो एक्सप्लांट के रूप में यूज आती है। सेकंड लेते हैं कैलस। व्हाट इज कैलस? बच्चों जब एक्सप्लांट को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर कल्चर करवाते हैं और कुछ समय के बाद में वहां पर जो सेल्स का ग्रुप बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडिया का क्या मतलब है? बच्चों न्यूट्रिएंट मीडिया प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो मैंने भी न्यूट्रिएंट जो मीडिया है वो लेबोरेटरी के अंदर बनाए हैं। काफी बार मैंने कल्चरिंग भी की है, बैक्टीरियल कल्चर भी किया है मैंने, और तो थोड़ा बहुत जो अनुभव है प्रैक्टिकल का, उसके बेसिस पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मीडिया है वो कैसे बनाते हैं। कि बाजार के अंदर पाउडर फॉर्म में न्यूट्रिएंट मीडिया मिलता है, पैक्ड होता है, वो उसको लेबोरेटरीज में रखा भी जाता है, अपने यहाँ भी लेबोरेटरीज में अवेलेबल है। उनको डिस्टिल वाटर एक फिक्स अमाउंट के हिसाब से डिस्टिल वाटर में मिक्स करके और उनको ऑटोक्लेव कर लिया जाता है, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ऑटोक्लेव करने पर वो स्टरलाइज हो जाते हैं, इंफेक्शन लेस हो जाते हैं। फिर उस न्यूट्रिएंट मीडिया को जो पेट्री प्लेट्स होती है कांच की, उनके अंदर पोर किया जाता है और फिर उनको सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। जब वो अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिड फॉर्म में भी यूज करते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। तो सॉलिडिफाई होने देते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट मीडिया वाली प्लेट्स को जो प्लांट के कोई टिश्यू या सेल के कल्चर के लिए या बैक्टीरियल सेल्स के कल्चर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं टोटीपोटेंसी। बच्चों जो प्लांट की कोई भी जो सेल है या मैं ऐसे कहूँ कोई भी जो एनिमल है, उनकी कोई ऐसी सेल जो कि डेवलप होके कंप्लीट प्लांट को या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है, इस कैपेबिलिटी को, इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो हमारे जो एम्ब्रियो की जो सेल्स होती है, जो स्टेम सेल्स होती है, वो टोटीपोटेंट होती है। मान लो किसी के बॉडी में कोई एम्ब्रियो टूट भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिमेनिंग जो पार्ट एम्ब्रियो का वो कंप्लीट चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से प्लांट का कोई पार्ट है, एम्ब्रियो या सीड वाले पार्ट से छोड़ के कोई भी पार्ट लेके उसको अगर हम जर्मिनेट करवाते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा, तो वो कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सोमा क्लोन्स। बच्चों टिश्यू कल्चर के द्वारा किसी प्लांट के जो दूसरे जो कॉपी प्लांट जो है डेवलप किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोमा क्लोन कहते हैं। मान लो एक प्लांट है, आपने बिना किसी पॉलिनेशन के, फर्टिलाइजेशन, बिना किसी क्रॉस के उस प्लांट के किसी पार्ट से टिश्यू कल्चर करवा के प्लांटलेट प्राप्त किया और उससे नए प्लांट ग्रो करवाए, तो जो नया प्लांट होगा वो कॉपी होगा, जेरोक्स होगा, क्लोन होगा अपने पेरेंटल प्लांट का। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सोमा क्लोन। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? कि प्लांट की किसी एक सिंगल सेल से, प्लांट की किसी एक सिंगल सेल से या किसी टिश्यू से टिश्यू कल्चर करवाकर एक बड़े प्लांट को, कंप्लीट प्लांट को डेवलप करना, इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा ही हम एक प्लांट के किसी सेल या टिश्यू से कई सारे प्लांट डेवलप कर देते हैं या कंप्लीट प्लांट डेवलप करवा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। नेक्स्ट लेते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कि प्लांट की जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, प्लांट की वेजिटेटिव सेल्स को फ्यूज करना। प्लांट की सोमेटिक सेल, सोमेटिक मतलब वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है? एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, जिसे हम सोमेटिक पार्ट भी कहते हैं। तो प्लांट का जो सोमेटिक सेल्स है या वेजिटेटिव सेल्स है, उनको फ्यूज करवाना, दिस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। उसमें पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, देन फिर उनका जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो फ्यूज होगा। उनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, फिर जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाते हैं सेल्स के, और फिर इसे हम कंप्लीटली क्या कहते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वायरस फ्री प्लांट।
वायरस फ्री प्लांट। बच्चों एक वायरस इन्फेक्टेड जो प्लांट है, एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे वायरस फ्री प्लांट कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसको समझें आप, ध्यान से देखिए। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना आप कि जो मेरिस्टेम का जो पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का जो पार्ट है प्लांट का, वो वायरस के इन्फेक्शन से अछूता रहता है या वायरस इन्फेक्शन लेस रहता है। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, वहां पर नई नई सेल्स बनती रहती है, तो वहां पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। अगर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है तो भी, इन प्लांट के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है तो भी एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स है वहां उनका इन्फेक्शन नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी वाला प्लांट है, लेकिन उसमें वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसका जो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है वहां की सेल्स लेके टिश्यू कल्चर करवा के हम वायरस फ्री प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा एडिशनल है, आपके बुक में मेंशन नहीं है ये। बच्चों टिश्यू कल्चर को मैं दो टाइप में डिवाइड करूंगा। मान लो ये एक्स प्लांट है, ये कोई लीफ की कटिंग है, एक्स, दिस वन इज द एक्स प्लांट, ठीक है। इसको मैंने एक तो कैलस कल्चर, एक तो मैंने सॉलिड मीडिया के अंदर इनको तो ये तो हो गया सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया के अंदर अगर हम एक्स प्लांट को लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं कैलस कल्चर। क्या कहते हैं? कैलस कल्चर कहते हैं। ओके, चलिए, और अगर इस एक्स प्लांट को यदि हम लिक्विड मीडिया के अंदर तो एक तो टाइप हो गया कैलस कल्चर, और जो सेकंड बेटा इसका टाइप है वो है सस्पेंशन कल्चर। तो सेकंड जो टाइप है इसका वो है सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कैलस कल्चर और सेकंड है सस्पेंशन कल्चर। कैलस कल्चर के अंदर हम एक्स प्लांट को सॉलिड मीडिया के अंदर लगाते हैं
और ये कवर्ड है कॉटन से, और यहाँ ये मल्टीप्लाई करता है और कैलस बना लेता है, इससे प्लांटलेट डेवलप होता है। उस प्लांटलेट को डायरेक्टली हम फार्म सॉइल के अंदर बो सकते हैं। ओके, सेकंड लेते हैं सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड मीडिया काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? लिक्विड मीडिया। ओके, so this one is the liquid media which is utilizes in the suspension culture। तो जो लिक्विड मीडिया के अंदर जो हमने एक्सप्लांट डाला है उसमें ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि वो एजिटेट होगा तो उसमें ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगा, ज्यादा जल्दी न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो यहाँ पर ग्रोथ जल्दी होगी और यहाँ पर सेल्स का ग्रुप मिल जाएगा, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान देखिए, तो लिक्विड मीडिया के अंदर कल्चरिंग करना ये क्या है? सस्पेंशन कल्चर है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्लासेस में भी ऐसे ही बने रहना। कल की क्लास आपके 7:30 पर है। कल की क्लास 2 ही है सिर्फ, क्योंकि वो जो फ्रीडम फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट भी करना है आपको, इसलिए तो 7:30 पर है और एक क्लास 8:15 पर है। तो कल आप 7:30 पर ज्वाइन करें। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट है।